स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ योर कंपनी लॉ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर देना, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में भी ये शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़े और आप सब अच्छे नंबर से पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोस्पेक्टस, मीनिंग एंड द लीगल प्रोविजन। देखो, प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी इशू करती है ताकि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सके अपनी शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, हालांकि मतलब अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए। और जब से अमेंडमेंट एक्ट 1934 आया है तब से प्रोस्पेक्टस का जो स्कोप है वो और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या की कंडीशन है डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस ट्रीट करने की, मतलब कब जो डॉक्यूमेंट इशू करा जाता है वो प्रोस्पेक्टस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दो इसेंशियल कंडीशन है। पहली है इशूड ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी, मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे इशू हुआ होना चाहिए और वो इनवाइट करता होना चाहिए पब्लिक को कि उनकी जो सिक्योरिटी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट जो है वो लोग सब्सक्राइब करें, मतलब परचेस करें। एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक, ये जो इन्विटेशन होना चाहिए वो पूरी जनता को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इंडिविजुअल्स को हो या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू आपने कुछ लोगों को भिजवा दिया, नहीं, सारी जनता को आप ये इन्विटेशन देते हैं। अब पर्पस क्या होता है प्रोस्पेक्टस का? तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रोस्पेक्टिव इशू करने का वो ये है कि जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनको बताया जाए कि हमारी सिक्योरिटी जो है निकल चुकी है, हमने सिक्योरिटी इशू कर दी है, आप सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें और उनको अट्रैक्ट करें कि वो लोग आके हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स को परचेस करें। इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस हमारा प्रोवाइड करता है, जैसे कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो हम ऑफर कर रहे हैं, मतलब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बॉन्ड इशू कर रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो ये बताता है, और पर्पस क्या है कैपिटल रेज करने का वो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करता है। और भी अगर कोई रिलीवेंट फैक्ट होता है तो वो प्रोस्पेक्टस जो है इन्वेस्टर्स को बताता है ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर हमारे जो शेयर्स वगैरह हैं वो परचेस कर लें। देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक टू द ऑफर, अब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक हमने जो प्रोस्पेक्टस इशू करा है उसे ये बनाती हैं कि हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए इशू करा है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लिए। देखो, पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि जनरल पब्लिक एट अ लार्ज, मतलब हमने बहुत सारे लोगों को एक साथ मतलब ऐसे इशू करा है, बल्कि ऐसा है कि अगर हम पब्लिक के किसी एक सेक्शन को भी, मतलब सिलेक्टेड या टारगेटेड ग्रुप को भी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं ना तो वो पब्लिक को ही इशू करा हुआ माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम स्पेसिफिक ग्रुप या क्लास को भी अगर इनविटेशन दे देते हैं तो वो पब्लिक को इशू करा ही माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ 2 या 3 लोगों को जो आपके जानने वाले थे उन्हें इशू कर दिया है, वो नहीं माना जाएगा, वो प्राइवेट कम्युनिकेशन माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने अपने फ्रेंड, रिलेटिव या क्लोज एसोसिएशन डायरेक्टर को इशू कर दिया है तो वो आपका पब्लिकेशन के लिए नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्टस। यहाँ कुछ केस लॉ हैं, आप इन्हें रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। 2 केस लॉ यहाँ दे रखे हैं मैंने ताकि आप एग्जाम में लिख के और आपके अच्छे मार्क्स आए। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने का क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना प्रोस्पेक्टस का वो ये होता है कि हम जनरल पब्लिक को फॉर्मल इन्विटेशन दे सकें कि आप आओ और हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट को परचेस करो। देन मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक तरीके से ये एडवर्टाइजिंग टूल भी होता है कंपनी के लिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी डिटेल होती है, जैसे कंपनी का प्रेजेंट ऑपरेशन क्या चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, जिससे क्या होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो कंपनी में इंटरेस्ट लेती है और कंपनी की अच्छी इमेज लोगों के सामने बनती है। देन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। देखो, प्रोस्पेक्टस जो है वो ऑथेंटिक और लीगल रिकॉर्ड की तरह काम करता है, वो सारी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करके बनाया जाता है और इसके अंदर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं जैसे प्राइस, नंबर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। देन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, एक तरीके के से ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देखो, इन्वेस्टर्स अगर कोई भी सिक्योरिटी परचेस करेगा तो वो प्रोस्पेक्टस को देख के ही परचेस करता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रोस्पेक्टस आता है, वो उसे पढ़ता है और कंपनी की इमेज को जज करता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है और क्या कर लेता है, उनकी सिक्योरिटी परचेस कर लेता है। तो इसीलिए जो डायरेक्टर और प्रमोटर हैं कंपनी के, उन्हें लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि वो एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेसी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड करे। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट या फिर ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट मिलता है तो उन पे क्रिमिनल या फिर सिविल पेनल्टी लग सकती है अंडर द कंपनी एक्ट। अब आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कंपनी इसे एक बार इशू करती हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस हमारा एक बार इशू हो जाता है,
और 1 साल के अंदर हम कितनी भी बार सिक्योरिटी इशू कर लें, मतलब हमें मान लो मैंने एक बार सिक्योरिटी इशू कर ली, ठीक है, एक बार मैंने सिक्योरिटी इशू करी, मैंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब मुझे उसी 1 साल के अंदर दोबारा सिक्योरिटी इशू करनी है, तो मुझे दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, यही वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो मेरा चल जाएगा, ठीक है। देन आते हैं फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है कि सिंगल प्रोस्पेक्टस मल्टीपल इशू, मतलब हम मल्टीपल टाइम सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्रेश प्रोस्पेक्टस फाइल करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती। वैलिड पीरियड, ये मैक्सिमम 1 साल तक वैलिड होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, कोई भी नया ऑफर आने से पहले कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, अपडेटेड फाइनेंशियल मटेरियल या मटेरियल चेंज की, वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है। मतलब ये कि मान लो मैंने एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा और एक बार सिक्योरिटी इशू कर दी, अब मैंने दूसरी बार जब सिक्योरिटी इशू करना है तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस तो यही रहेगा, बट दूसरी बार के बीच में मान लो 3 महीने का टाइम था, तो इस 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होंगी, तो उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को मैंने इशू करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करके जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी मटेरियल फाइनेंशियल चेंज हुआ है, वो मुझे बताने पड़ेंगे। देन यूजफुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी जो कि बार बार नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देन इसका बेनिफिट क्या है, आपका टाइम सेव होता है, कॉस्ट बचती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि कंपनी जो है मार्केट कंडीशन की, फेवरेबल मार्केट कंडीशन का एकदम से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर उसे नहीं करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस इशू करने का, और इस पर ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहती है। देन आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर करने से पहले आप इशू करते हो। इसके अंदर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी और नंबर ऑफ शेयर्स की डिटेल नहीं होती है, और सारी डिटेल्स होती है। तो इसके फीचर्स क्या है, नो फाइनल प्राइस और क्वांटिटी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर फाइनल प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी नहीं ऑफर करी जाती, नहीं लिखा होता। देन यूज्ड इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एम ये होता है कि ये देखने के लिए कि कौन सा जो प्राइस, कौन सी जो हमारी बिडिंग प्राइस वाली लेवल है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है बिड कर रहे हैं, मतलब जो हमने शेयर इशू करने हैं ना, अभी आप आगे पढ़ोगे, बुक बिल्डिंग की हेल्प से ना हम इन शेयर का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, और ये प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। देन फाइलिंग विद द सेबी एंड आरओसी, अप्रूवल के बाद हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना पड़ता है बिफोर इशू टू द पब्लिक, मतलब एक बार हमारा ये बन गया ना, कंपनी से अप्रूव हो गया, तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके फाइल करना पड़ेगा पब्लिक को इशू करने से पहले। कंटेन ऑल अदर डिटेल, बाकी सारी डिटेल जैसे बिजनेस, कंपनी का बिजनेस, रिस्क फैक्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब इसके अंदर होता है, बस वही नहीं होता है कि प्राइस और हमारे क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी। बेनिफिट क्या है, मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है ये। इन्वेस्टर अवेयरनेस, मतलब इन्वेस्टर्स को कंपनी फाइनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि वो कंपनी को समझ लें। एंड ट्रांसपेरेंसी, जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, प्राइस और लॉट साइज को छोड़ के वो सब ये बताता है। अब यहाँ पे डिफरेंस मैंने दे रखा है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होगा, तो आई गेस आपको डिफरेंस को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वीडियो रोक के पढ़ लो, बहुत ही सिंपल डिफरेंस मैंने ढूंढ के इसमें ऐड किया है, देखो ये रहा। देन आ जाते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का मतलब है आपने कोई भी झूठ, मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की है, जो इन्वेस्टर को मिसलीड कर सकती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस, ऑपरेशन और प्रोस्पेक्ट को लेके, और ये सीरियस ऑफेंस माना गया है अंडर द कंपनी लॉ। अब इसकी लीगल प्रोविजन क्या है कि इसको सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 ऑफ कंपनी एक्ट गवर्न करता है। इसके अलावा सेबी की भी कुछ रेगुलेशन है जो इसको गवर्न करती है। अब मिस स्टेटमेंट के टाइप क्या है, पहला है अनट्रू स्टेटमेंट। अनट्रू स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कोई गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कंपनी ने क्लेम किया अपने प्रोस्पेक्टस में कि उसने नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का कमाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, बट पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो उसे 2 करोड़ का लॉस हुआ है, तो ये क्या है, ये अनट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। देन मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मिसलीडिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि टेक्निकली स्टेटमेंट ट्रू है बट उसे फॉल्स या डिस्पेक्टिव इंप्रेशन के साथ प्रेजेंट किया गया, जैसे कंपनी ने हाईलाइट किया कि उसने 5 नई सिटी में एक्सपैंड किया है जस्ट अभी, बट उसने ये नहीं बताया कि ये जो ब्रांच है वो नॉन ऑपरेशनल है और अभी लॉस में चल रही है, तो ये क्या नेगेटिव पॉइंट उन्होंने हटा दिया और पॉजिटिव इमेज जो है अपनी दिखाई, ठीक है। देन आता है ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। इसमें क्या होता है कि आप जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते, उसे छुपा लेते हो, जैसे कि कंपनी जो है एक लीगल डिस्प्यूट फेस कर रही है और टैक्स इन्वेजन केस भी वो फेस कर रही है, ठीक है, लेकिन अपने प्रोस्पेक्टस में उसने बताया नहीं कि वो टैक्स इन्वेजन केस फेस कर रही है, तो ये क्या है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट था वो इन्होंने छुपा लिया।
देन लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर आप मिस स्टेटमेंट करोगे प्रोस्पेक्टस में तो क्या क्या लाइबिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिविल लाइबिलिटी, जो कि सेक्शन 35 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में आता है। सिविल लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो मिसलीडिंग या अनट्रू स्टेटमेंट था, अगर उसकी वजह से किसी भी पर्सन को कोई लॉस या डैमेज सफ़र करना पड़ा है तो उस वजह से कंपनी पे सिविल लाइबिलिटी आ जाती है। अब कौन कौन पर्सन इसमें लाइबल होता है, पहले तो डायरेक्टर, जो उस टाइम पे डायरेक्टर था जब प्रोस्पेक्टस इशू किया गया, प्रमोटर, एक्सपर्ट जैसे ऑडिटर, इंजीनियर वगैरह, ठीक है। देन एनी पर्सन जिसने इशू करा था प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जो भी ऑथराइज था इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस, ये सारे लोग लाइन से लाइबल होते हैं। अब क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि पहले इन्वेस्टर को उन्हें कंपनसेट करना होता है जो भी लॉस उसने सफ़र किया। इन्वेस्टर अपने पैसे भी वापस, इवन एप्लीकेशन मनी भी रिफंड मांग सकता है, ठीक है। और डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अंडर द सेक्शन 164 ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड। मतलब ये मानिए कि उसने मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड करा है, इस तरीके से जो डायरेक्टर होगा वहाँ पे उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है जब कोई भी मिस स्टेटमेंट करा जाता है, जानबूझ के कोई भी मिस स्टेटमेंट लिखा जाता है प्रोस्पेक्टस में, उसकी वजह से क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है। और इसका पनिशमेंट क्या है कि आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप पे फाइन लग सकता है, और प्रीजमेंट और फाइन एक साथ भी हो सकता है कई सारे केसेस में। अब क्या क्या डिफेंस अवेलेबल है, मान लो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और आप पे चिंटू ने केस कर दिया कि ये प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ था और उसकी वजह से मेरे को तो जी 10 लाख का लॉस हो गया। तो अब ये जो कंपनी है वो क्या क्या डिफेंस अपने लिए यूज़ कर सकती है इस चीज़ से बचने के लिए, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है इममटीरियल स्टेटमेंट। कंपनी ये कह सकती है कि ये जो स्टेटमेंट था इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था, भले यहाँ गलत लिखा गया बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था ना, तो चिंटू ने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन बिलीव इन ट्रू ऑफ द स्टेटमेंट, अगर कंपनी ये साबित कर दे कि हमारे पास तो जी रीजनेबल ग्राउंड था ये बिलीव करने का कि ये स्टेटमेंट सही है, जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया तब जी ऐसी ऐसी सिचुएशन थी और उस टाइम पे इसलिए हमने बिलीव किया कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो सही है, और बाद में चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। फिर तीसरा है एक्सपर्ट स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट ने मेंशन किया है, जैसे कोई भी कांड हुआ और वो एक्सपर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी, तो कंपनी ये भी क्लेम कर सकती है कि जी हम तो एक्सपर्ट पे डिपेंड थे, एक्सपर्ट ने मोहर लगा दी तो हमें तो लगा कि एक्यूरेट है, तो हम लाइबल नहीं हो सकते। देन विड्रॉल बिफोर अलॉटमेंट, अगर कोई भी पर्सन है, मान लो डायरेक्टर है, उस पर केस कर दिया जी चिंटू ने कंपनी पे केस किया और डायरेक्टर भी जो है वो लाइबल हो गया। अब डायरेक्टर ने कहा कि मेरी कंसर्ट के बगैर ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, या फिर जब तक ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था उससे पहले मैंने तो डिसएसोसिएट कर लिया था पब्लिकली इस कंपनी से, मैं तो इस कंपनी से जी अलग हो गया था, तो उस केस में भी उस पर लाइबिलिटी नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप देख लेना, मैंने ये ऐड कर दिया है और पूरा मैंने फैक्ट जजमेंट प्रिंसिपल सब ऐड किया है, रोक के एक बार पढ़ लेना। देन आता है नेक्स्ट बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो कंपनी है अपने शेयर प्राइस को डिस्कवर करती है ताकि वो इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू कर सके। अब ये क्या करती है कि कंपनी कई सारे प्राइस बैंड बनाती है और जिस प्राइस बैंड में भी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वही हमारा प्राइस डिक्लेयर हो जाता है। अब किस तरीके से बुक बिल्डिंग प्रोसेस वर्क करता है ये देखते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होता है बुक रनिंग लीड मैनेजर का। सैबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया जाता है एज अ मैनेजर ये पूरा कार्यक्रम करने के लिए। उसके बाद ड्राफ्ट किया जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा था ना, ये वही है, ठीक है। कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सैबी के पास फाइल करती है और इसके अंदर फाइनल प्राइस ये नहीं लिखती है अभी, लेकिन सिर्फ प्राइस बैंड दे देती है। मान लो 100 से 120 के बीच में पर शेयर हमारा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन बिडिंग पीरियड, 3 से 5 दिन का वर्किंग डे का ये बिडिंग पीरियड ऑफर किया जाता है जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, जिस भी प्राइस बैंड में उन्हें करना होता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी अपनी बिड कर देता है कि जी मुझे 100 से 120 वाले प्राइस बैंड में 5 शेयर चाहिए और 120 से 140 वाले बैंड में मुझे 10 शेयर चाहिए। इस तरीके से प्राइस बिडिंग हो जाती है। देन बुक बिल्डिंग, अब ये जो बिड होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय द BRLM और इस बुक ऑफ डिमांड को क्रिएट करके ये देखा जाता है कि किस प्राइस पे इन्वेस्टर्स ने कितनी बिड करी है। देन प्राइस डिस्कवरी, जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है जिस प्राइस लेवल पे वही हमारा प्राइस बन जाता है। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब क्या होता है कि शेयर को अलॉट किया जाता है, शेयर को अलॉट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। देन
सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये पूरी चीज़ें चल रही होती हैं। देन लिस्टिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, एक बार शेयर अलॉट हो गए तो फिर लिस्ट कर लिया जाता है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब बुक बिल्डिंग दो तरह की होती है, पहला 75% बुक बिल्डिंग, दूसरा 100% बुक बिल्डिंग। 75% बुक बिल्डिंग में 75% शेयर जो है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू इशू होते हैं और बाकी के 25% शेयर फिक्स प्राइस पे इशू होते हैं। बट 100% बुक बिल्डिंग के अंदर एंटायर शेयर्स जो हैं वो ये जो प्राइस डिस्कवर किया जाता है बुक बिल्डिंग की हेल्प से, उसी पे इशू किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, हम मार्केट डिमांड के बेसिस पे अपने प्राइस को डिस्कवर कर लेते हैं। ये इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। और अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग वाली जो सिचुएशन है उससे कंपनी को बचाता है। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट टॉपिक। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब है कि हमने पब्लिक को हमने बोला था कि आप हमारे शेयर्स परचेस कर लो। अब पब्लिक ने क्या किया, हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए। अब जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं वो हमने उनको ग्रांट कर दिए, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, ऑफिशियली ग्रांट शेयर्स टू एप्लीकेंट। अब इसका लीगल बेस क्या है कि जो अलॉटमेंट है आपका वो कंपनी एक्ट 2013 सेबी गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। देन कंडीशन फॉर अ वैलिड अलॉटमेंट, क्या क्या कंडीशन है एक वैलिड अलॉटमेंट होने के लिए? प्रॉपर अथॉरिटी। अलॉटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होना चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज कर दिया होना चाहिए वो अलॉटमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। जो भी रीजनेबल टाइम लिखा गया है या बताया गया है उसके अंदर ही अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर उसके अंदर अलॉटमेंट नहीं होता तो एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ कर ली जाएंगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एटलीस्ट जो हमने इशू करा था अमाउंट उसका 90% अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब हुआ होना चाहिए। ये सेबी का नॉर्म है कि 90% सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज परमिशन, आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की परमिशन भी लेनी है अलॉटमेंट के टाइम पे। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, देखो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो आपको फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको ये फॉर्म PS3 में फाइल करना होता है। अलॉटमेंट कितने तरह के होते हैं? इनिशियल अलॉटमेंट, मतलब जब आप पहली बार शेयर इशू कर रहे होते हो पब्लिक को। प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब जब आपके पास ना ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, वैसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा प्रोराटा अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं। मान लो आपके पास शेयर्स तो 100 ही इशू करे थे आपने, बट एप्लीकेशन 120 की आ गई, तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो शेयर्स है वो अलॉट कर देते हो। बोनस अलॉटमेंट, यहाँ में फ्री में शेयर अलॉट होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। देन राइट अलॉटमेंट, राइट अलॉटमेंट क्या होता है कि मान लो चिंटू के पास ऑलरेडी 5 शेयर्स थे XYZ कंपनी के, ठीक है, तो जब दोबारा शेयर इशू करे जाएंगे तो कंपनी सबसे पहले चिंटू को ऑफर करेगी कि चिंटू तुम परचेस कर लो। इसके अलावा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, यहाँ क्या होता है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही अलॉटमेंट का मौका दिया जाता है। देन आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि मान लो चिंटू को ना शेयर्स अलॉट कर दिए थे, 5 शेयर अलॉट किए थे। अब चिंटू को इन 5 शेयर पे 500 रुपये देने थे, लेकिन चिंटू जो है वो 480 दे पाया और बाकी के जो 20 रुपये वो दे ही नहीं पाया। तो कंपनी ने क्या किया, चिंटू को कई बार बोला कि जी पैसे दे दो, चिंटू ने दिए ही नहीं। तो कंपनी ने उसके जो 5 शेयर थे वो फॉरफीट कर लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 480 रुपये भी चिंटू को वापस अब नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय द कंपनी, जब शेयर होल्डर पूरा कॉल मनी नहीं दे पाता है। ठीक है, और लीगल अथॉरिटी क्या है कि फॉरफीचर आप तभी कर सकते हो जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको इस चीज़ की परमिशन देता है। अब प्रोसीजर क्या होता है फॉरफीट करने का? सबसे पहले शेयर होल्डर को नोटिस देना होता है कि आपका अनपेड अमाउंट है, और क्लियर डेडलाइन भी देनी होती है कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये अपना अनपेड अमाउंट जो है वो कंपनी को पे करना है। फेलियर टू पे, देन शेयर होल्डर अगर कंपाइल नहीं कर पाता है, मतलब पैसे नहीं पे कर पाता है, देन बोर्ड रिसोल्यूशन जो है वो पास कर देती है फॉरफीचर का। देन फॉर्मल रिसोल्यूशन पास्ड एंड एंटर इन द कंपनी रिकॉर्ड, मतलब जो बोर्ड का रिसोल्यूशन है वो कंपनी रिकॉर्ड में फिर एंटर करा जाता है। अपडेट टू द रजिस्टर, शेयर होल्डर्स का नाम, जैसे चिंटू का जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर से अब काट दिया जाएगा। देन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, ये जो फॉरफिटेड शेयर है ना इनको फिर री इशू कर दिया जाएगा। ये ऑप्शनल है, मतलब कंपनी की मर्जी है करे या ना करे, बट मोस्टली केसेस में कर दिया जाता है। अब क्या है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स। देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है कि आपने वॉलेंट्रीली अपने जो शेयर हैं वो किसी और को दे दिए हैं, ये वॉलेंट्रीली एक्ट होता है ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच का। ठीक है, आपने वॉलेंट्रीली अपनी जो ऑनरशिप है शेयर की वो लीगली किसी और पर्सन को दे दी है। इसके की पॉइंट क्या है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन है जो एग्जीक्यूट किया जाता है शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर। डीड स्पेसिफाई करती है कि कितने नंबर और कितनी वैल्यू के शेयर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिए हैं, और एक बार ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया तो जो लायबिलिटी है ट्रांसफरर की वो सीज हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है।
पब्लिक कंपनी के अंदर ये जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कि एक चिंटू है, ये चिंटू है, ये मिंटू है, तो अगर ये पब्लिक कंपनी के शेयर चिंटू के पास है तो वो बड़े इजीली, बहुत ही फ्रीली मिंटू को वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है। बट मान लो इनके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, तो फिर चिंटू ईजिली मिंटू को अपने शेयर्स नहीं दे सकता, उसे प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही चिंटू अपने शेयर मिंटू को दे पाएगा। अब लीगल प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर? जो भी ट्रांसफ़र है शेयर का वो फॉर्म SH4 के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, इस फॉर्म के थ्रू ट्रांसफ़र होगा और ये फॉर्म में स्टैम्प होना चाहिए, डेट होना चाहिए और बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी के साइन होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मस्ट इंक्लूड नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, दोनों पार्टी के इसमें इंक्लूड होने चाहिए और ये कंपनी को देना है विद इन 60 डे ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इसके अलावा बात है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि लीगली अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है, मतलब चिंटू के शेयर अगर लीगली, मतलब चिंटू का मन नहीं था या चिंटू की कोई मजबूरी रही हो, डेथ, इंसॉल्वेंसी या मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से जब चिंटू के शेयर मिंटू को ट्रांसफर कर दिए, दैट इज ट्रांसमिशन। मतलब ये कोई वॉलेंटरली एक्ट नहीं होता, ये लीगली बाइंडिंग एक्ट होता है और ये जनरली तब होता है जब डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंसी या मेंटल इनकैपेसिटी हो गई शेयर होल्डर की। की पॉइंट क्या है कि लीगल हायर, नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इनिशिएट किया जाता है। यहाँ पे कोई डीड ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट इसे खुद से कर रही होती है, मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस की जो अथॉरिटी है। ठीक है, कंसिडरेशन भी इसमें नहीं होता, मतलब चिंटू को कुछ मिलेगा भी नहीं इसके बदले में और ये लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर्स की वो कंटिन्यू रहती है। लीगल प्रोविजन क्या है कि अगर ट्रांसमिशन का केस है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर प्रोवाइड करने हैं। पहला क्या है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, ये बताना पड़ेगा कि जी चिंटू की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ पैन कार्ड होना चाहिए सक्सेसर का, मतलब मिंटू का पैन कार्ड होना चाहिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोबेट ऑफ विल होनी चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर होने चाहिए सक्सेसर या लीगल हायर के, मिंटू के सिग्नेचर वगैरह ही मांग रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो ऑलरेडी मैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ, तो आप रोक के ये पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल डिफरेंस दे रखा है, वीडियो पॉज कर लेना। बाकी PDF आपको मिली जाएगी। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक डीमेटेरियलाइजेशन या डीमैट। डीमेटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है आपका जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये आप फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हो। अब पर्पस क्या रहता है इससे? अब देखो आपके पास एक कागज़ रहेगा, अब वो कागज़ आपका फट सकता है, खो सकता है, कोई चुरा सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक भी कुछ होगा तो ना तो उसे कोई चुरा सकता है ना फटेगा वो, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। और फिर अगर आपका कागज़ रहेगा तो आपको किसी और को देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करने में बहुत दिक्कत आएगी, बट इलेक्ट्रॉनिकली अगर कुछ होगा तो वो इसलिए ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ठीक है, की इंस्टीट्यूट कौन होता है? डिपोजिटरी। डिपोजिटरी मतलब हमारे यहाँ 2 डिपोजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स और डिपोजिटरी के बीच का इंटरमीडिएट होता है। प्रोसेस क्या होता है डीमेटेरियलाइजेशन का? तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। देन आपको डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म वहाँ सबमिट करना पड़ेगा और उस रिक्वेस्ट के साथ, मतलब एप्लीकेशन के साथ, आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को देने पड़ेंगे। देन आता है वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी। वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी में क्या होता है कि जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, आपकी जो ये डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है और ये जो सर्टिफिकेट है वो आगे कंपनी को भेज देगा या रजिस्ट्रार को भेज देगा और फिर उसके बाद कंपनी आपके फिजिकल सर्टिफिकेट को कैंसिल करके आपको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में अपडेट कर देगी। ठीक है, शेयर होल्डर के नाम में डिपोजिटरी के अंदर। क्रेडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर, जो डिपोजिटरी वो अपडेट कर देगी रिकॉर्ड आपके बेनिफिशियरी ऑनर का अपने पूरे सिस्टम में और आपके डीमेट अकाउंट में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स आ जाएंगे और ये पूरे प्रोसीजर को 30 दिन लगते हैं। लीगल एक्सपेक्ट क्या है? लीगल एक्सपेक्ट ये है कि जो डिपोजिटरी है वो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑनर होता है, लेकिन जो बेनिफिशियरी ऑनर होता है उसके पास ही सारे राइट, लायबिलिटी और इंटाइटलमेंट होते हैं। अब ट्रेडिंग ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स। अभी डीमेटेरियलाइज्ड शेयर का आपको अगर ट्रेड करना है तो कैसे करोगे? आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करोगे, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स जो है वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देता है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इस इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट से वो जो शेयर है वो कम काट लेगा और डिपोजिटरी को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, बाइंग सिक्योरिटी। अगर आपको बाय करना है तो आपको रिसिप्ट इंस्ट्रक्शन स्लिप जो है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देनी है और फिर उसी हिसाब से जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है आपके अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देता है और ये जो अपडेट है वो 15 दिन के अंदर अंदर सारे ट्रांजेक्शन की आपके अकाउंट में आ जाती है।
देन आता है नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टर ग्रीवेंस। जो भी कंप्लेन है आपकी, सबसे पहले वो आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके सबमिट करोगे। अगर वो रिजॉल्व नहीं होती तो फिर डिपोजिटरी के पास जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। और अगर वो फिर भी रिजॉल्व नहीं होती तो आप सेबी के पास जाओगे। इन्वेस्टर्स वैसे अगर इनके पास ना भी जाना चाहे तो वो सेबी के पास डायरेक्टली जा भी सकता है किसी भी टाइम। अगर कोई भी प्रॉब्लम डीपी या डिपोजिटरी के थ्रू सॉल्व नहीं होती है ना, रिजॉल्व नहीं होती है, तो 1 लाख तक की पेनल्टी पर डे लग सकती है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक की पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। देन आता है रीमेटेरियलाइजेशन। रीमेटेरियलाइजेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डीमेटेरियलाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ हैं उनको फिर से फिजिकल सर्टिफिकेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि आपको इन्वेस्टर को पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा एंड फिर आगे से नोटिफिकेशन जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र तक पहुंच जाएगी। बाद में RTA, दैट इज कंपनीज रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, अपने रिकॉर्ड में से अपडेट कर लेगा और फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट करके डिपोजिटरी को नोटिफाई कर देगा। और डिपोजिटरी फिर ये अपडेट अपने रिकॉर्ड में डाल के कंफर्मेशन दे देगी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। और फिर RTA ये जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे रखा है डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन का। देखो, डीमेटेरियलाइजेशन का एम होता है फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना, बट रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फिजिकल सर्टिफिकेट में करना। फॉर्म क्या होती है, इसमें डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म यूज़ होता है और यहाँ पे रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म यूज़ होता है। वेयर टू अप्लाई, ये आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना होता है, यहाँ भी आपको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को ही इन्फॉर्म करना होता है। डॉक्यूमेंट आउटपुट, यहाँ पे आपको शेयर क्रेडिट होके मिलता है अपने डीमेट अकाउंट पर, बट यहाँ पे आपको फिजिकल सर्टिफिकेट इशू होके मिलता है। देन थ्रो कंट्रोल, इसे कंट्रोल कौन करता है, डिपोजिटरी सिस्टम, बट यहाँ पे आपका कंपनी शेयर रजिस्ट्रार इसे कंट्रोल करता है क्योंकि वही तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट इशू करके देता है ना। इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।